Hello students, beta today we will discuss topic number 4.14 of fourth unit of heat and thermodynamics. So our next topic is Joule's law for a perfect gas. Joule's law क्या है और फ्री एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या है और परफेक्ट गैस के लिए फ्री एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में हमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन मिलता है, ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम बात करेंगे जूल्स लॉ की। देखिए, अगर हम किसी गैस का फिक्स्ड मास लेते हैं और उसे फ्रीली एक्सपैंड होने देते हैं, फ्रीली एक्सपैंड का मतलब कि कोई एक्सटर्नल वर्क ना हो रहा हो, कोई हीट ना तो मतलब कि उसमें एंटर कर रही है सिस्टम में और ना ही कोई हीट गैस से बाहर जा रही है, मतलब एडियाबैटिक कंडीशन लेके चलें, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि गैस फ्रीली एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, इसे ही कहा जाता है फ्री एक्सपेंशन। समझे, फ्री एक्सपेंशन कि जिसमें वर्क डन नहीं हो रहा, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा, एडियाबैटिक कंडीशन ओबे हो रही है, कोई हीट ना तो एंटर कर रही है गैस में ना बाहर जा रही है और गैस एक्सपैंड हो रही है फ्रीली, तो दैट इज कॉल्ड द फ्री एक्सपेंशन। अब देखिए, गैस के मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इंटरनल वर्क करना पड़ेगा गैस को उनको दूर करने के लिए। उस केस में गैस को इंटरनल कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा ना उनको दूर करने के लिए। तो ये कब होगा? जब एक्सटर्नल वर्क कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ हीट रिलीज होगी गैस से, क्योंकि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी की कॉस्ट पे होगा वो वर्क डन जो होगा। तो तब क्या होता है बेटा, उस केस में गैस कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है एंड दैट इज कॉल्ड कि गैस जो है वो एक्सपेंशन के बाद ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है। ये इफेक्ट तब आता है। मीन्स इसका निचोड़ ये हुआ कि जब तो एक्सटर्नल वर्क गैस को करना पड़ रहा है तब कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वहाँ से। बट अगर एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा तो उस केस में गैस फ्रीली एक्सपैंड होती है। ठीक है, कोई कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता तब, लेकिन जब वर्क डन होगा तब गैस एक्सपैंड होने पे कूल हो जाती है। ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करें तो एक्सपेंशन होगी और जिससे क्या होगा, गैस का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर कोई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं है तो उस केस में टेम्परेचर चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। तो जूल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एक साइंटिस्ट हुए हैं जेम्स प्रेस्कोट जूल। ठीक है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इसको इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को स्टडी करने के लिए, जो कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। तो उन्होंने एक अपरेटस डिज़ाइन किया था स्पेशली, उसमें जो गैस की एनर्जी में जो भी चेंज होगा ना उसको मेजर करने के लिए उन्होंने एक अपरेटस डिज़ाइन किया था। उन्होंने प्रेशर वॉल्यूम को चेंज किया था जब, तो तब उन्होंने देखा कि उसकी गैस की एनर्जी में कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये एक अपरेटस के थ्रू उन्होंने स्टडी किया। अब देखिए उनके अपरेटस का डिज़ाइन क्या था बेटा। उन्होंने दो फ्लास्क लिए, फ्लास्क ए एंड फ्लास्क बी। इनको एक ट्यूब के थ्रू कनेक्ट कर दिया, बीच में स्टॉप कोक लगा दिया। स्टॉप कोक का रोल होता है कि जब हम चाहते हैं स्टॉप कोक की नॉब को घुमा के, तब ये यहाँ पे जो है स्पेस क्रिएट हो जाएगा, मतलब वो ए और बी फ्लास्क से मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन जब स्टॉप कोक को बंद कर देंगे, हम इसकी नॉब को टाइट कर देंगे, तब वो इसको ब्लॉक कर देगा ये यहाँ से ट्यूब को। तो फ्लास्क ए में उन्होंने हाई प्रेशर पे गैस फिल की है बेटा, और जो बी है ना फ्लास्क, इसको बिल्कुल परफेक्टली इवैक्यूएटेड लिया है, मतलब बिल्कुल ही इसमें कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है। ओके, तो दोनों फ्लास्क को उन्होंने ना वाटर के मिनिमम अमाउंट में डाल दिया कि वो डिप हो जाए कम्प्लीटली। ये जो उनका अपरेटस था ये डिप होना चाहिए। तो फिर उन्होंने एक सेंसिटिव थर्मोमीटर डाल के टेम्परेचर को इसमें नोट भी कर सकते थे, थर्मोमीटर जो दिखा रखे। ठीक है, अब देखिए जब स्टॉप को ओपन किया उन्होंने, तो गैस ए फ्लास्क से बी, जो वैक्यूम था ना बी में, तो कम्प्लीटली तो बी में जाना शुरू हो जाएगी जैसे इसको ओपन करेंगे। ए से बी में जा रही है गैस, तो इस केस में कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा, मतलब फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में कोई कूलिंग उनको नहीं मिली, कोई कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ, टेम्परेचर एज इट इज़ रहा, कॉन्स्टेंट ही रहा। तो अगर मान लीजिए वर्क होगा ना ड्यूरिंग एक्सपेंशन, तो कूलिंग होनी चाहिए। फिर तो उनकी थ्योरेटिकल जो उन्होंने बताया था उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा।
इस एक्सपेरिमेंट में प्रेशर एंड वॉल्यूम तो चेंज हुए थे गैस के, क्योंकि जब वो इधर आएगी प्रेशर पे उसको हाई प्रेशर पे फिल किया गया था, अब इधर आ रही है तो वॉल्यूम प्रेशर दोनों ही चेंज होंगे जब ए से बी आएगी वो, बट टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं मिला था उनको एक्सपेरिमेंटली। तो इससे ये पता चला कि गैस का टेम्परेचर जो है वो तो कांस्टेंट रहा। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि कोई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि थ्योरेटिकली ये बताया था कि अगर तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी उस केस में तो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, ठीक है, बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, इसका मतलब कोई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब कुछ भी प्रेशर वॉल्यूम में, गैस के प्रेशर वॉल्यूम में कुछ भी चेंज होता रहे लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहा, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी उसकी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है जूल्स लॉ। और इसको इससे एक और डेफिनेशन है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होती है ना गैस की, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और वॉल्यूम और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम के चेंज होने के बावजूद भी टेम्परेचर कांस्टेंट जब रहा तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है। इसका मतलब उनके अकॉर्डिंग, जूल्स के अकॉर्डिंग, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उसके अकॉर्डिंग भी ये रिजल्ट मिला था कि इंटरनल एनर्जी जो है गैस की वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। तो मैथमेटिकली हम इंटरनल एनर्जी को फिर ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट भी फिर आगे करेंगे कि u इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो u इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, मतलब फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर डेरिवेटिव करेंगे इंटरनल एनर्जी का तो वो हमें क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि उस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही है वॉल्यूम पे। ऐसे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेरिवेटिव करेंगे इंटरनल एनर्जी का वो भी जीरो होगा। और विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक बार विद रिस्पेक्ट टू टी करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो हमेशा इक्वली मिलेंगे क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से हम ये दो रिलेशन लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे बेटा फ्री एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ परफेक्ट गैस की। ये डेरिवेटिव पार्ट है, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ सारा। देखिए, जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बेटा हमारे पास ये रिलेशन होता है डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये होता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करें फ्री एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, तो एडियाबैटिक कंडीशन फॉलो हो रही है, इट मीन्स हीट ट्रांसफर का जो फैक्टर है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए, जो डी यू है वो हमारे पास होगा सी वी डी टी, क्योंकि ओनली टेम्परेचर का फंक्शन है, ठीक है। तो डी यू होता है सी वी डी टी, एंड जो डेल्टा डब्ल्यू है वर्क डन वो हमें पता है पी डी वी। इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए। डेल्टा क्यू जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी, ओके, ये आ जाएगा। तो अब पी डी वी उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ से आपके पास बनेगा सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। अब आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू आर टी, दैट इज फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। तो यहाँ से हम अगर वैल्यू फाइंड करें पी की, तो पी आ जाएगा आर टी अपॉन वी, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई वी डी वी एज इट इज, ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए, इस t को इस इधर ले आते हैं और सी बी को उस साइड ले जाते हैं, तो डी टी बाई टी इज इक्वल टू माइनस आर बाई सी वी, और v एक पड़ा ही है, ठीक है, डी वी, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब देखिए, अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो log ई टी, इंटीग्रेशन के बाद log ई टी इज इक्वल टू, ये आर तो कांस्टेंट है एज इट इज, सी वी कॉन्स्टेंट है एज इट इज, 1 बाई वी डी वी का इंटीग्रेशन होगा log ई वी। अब देखिए, हमारे पास एक रिलेशन होता है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, स्पेसिफिक हीट के लिए एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है ये। और एक हमारे पास होता है गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ सी पी की, तो सी पी आ जाएगा, सी वी उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, ये आ जाएगा। और यहाँ पे अगर पुट कर दें हम सी पी की वैल्यू ये वाली, तो सी वी प्लस आर अपॉन सी वी। अब इनको हम सेपरेट कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास गामा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आर अपॉन सी वी, ओके। तो
1 प्लस आर अपॉन सी वी आ जाएगा। अब आर बाई सी वी हमें यहाँ पे चाहिए भी, तो आर बाई सी वी आ जाएगा 1, उधर जाके माइनस का हो जाएगा गामा -1, ठीक है। और यहाँ पे पुट कर दीजिए, या फिर हमें माइनस आर बाई सी वी चाहिए तो साइन चेंज कर दो, इसका 1 माइनस गामा हो जाएगा और ये किसके इक्वल आएगा, माइनस आर बाई सी वी के। इस माइनस को हम इधर ले आए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, तो log et as it is equal to 1 minus gamma log EB। ये आ जाएगा बेटा। अब इस माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो log et इज इक्वल टू माइनस गामा -1 log e v। ये माइनस वाली टर्म उधर इधर आके प्लस की हो जाएगी, तो log e t प्लस गामा -1 log e v इक्वल्स टू 0। अब log के आगे जो भी फैक्टर है उसको पावर में लेके जा सकते हैं ना, साथ में जो टर्म होती है, तो वो रूल लगा दो, log e t प्लस log e v, v की पावर हो जाएगी गामा -1 इक्वल्स टू 0। अब log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, ये होते हैं ना, तो log t इंटू वी पावर गामा -1, ठीक है जी, ये इक्वल्स टू 0। तो इधर फिर क्या बनेगा हमारे पास, अगर log को मैं इधर ले जाऊंगी तो एक्सपोनेंशियल पावर 0 1 होता है, मतलब कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसको हम ओवरऑल ये लिख सकते हैं टी वी पावर गामा -1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला रिलेशन निकल के आया फॉर फ्री एडियाबैटिक एक्सपेंशन।